स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सर, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। अगर आप लोग भी क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। अब की बार हमारा सीधा टारगेट है आपको 60 में प्लस नंबर कराने का। मैं देखिए झूठ नहीं बोलता हूं कि मैं आपको 70 में 70 करा दूंगा, लेकिन अब तो मुमकिन बात नहीं रह गई है कि 70 में 70 करा दें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपके 70 में 70 हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी मैं आपको 70 में 60 नंबर दिलवा दूंगा, इसके पार ही करवा दूंगा, प्लस में करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रामबाण वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट अभी जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे में आपको जल्दी जल्दी से समझाऊंगा और अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। बात आती है दोहरे निषेचन की। दोहरा निषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ स्टूडेंट दोहरे निषेचन के बारे में पढ़ा होगा, किसी ने अगर कुछ इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब डबल मतलब दोहरा, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन। अब दोहरा निषेचन क्या है, किसने इसका खोजा था, कब खोजा था, किस पर खोजा था, पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको विकल्पिक क्वेश्चन जो बनने वाले वो भी बताते चलूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनने वाले वो भी मैं बताता चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि देखिए दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने की थी। विकल्प में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कि दोहरे निषेचन की खोज किसने और कब की थी, तो आप वहां पर लिखेंगे नवासिन ने 1898 ईस्वी में की थी। और किस पर की थी? लिलियम और फ्रिटलेरिया पर की थी। किस पे स्टूडेंट? लिलियम और फ्रिटलेरिया पर की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आता है दोहरा निषेचन पाया किसमें जाता है। देखिए दोहरा निषेचन आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। आवृत बीजी पौधों में, और आवृत बीजी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट बाय एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि जो दोहरा निषेचन है वो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इन पौधों में क्या होते हैं? डबल, दो नरयुग्मक बनते हैं। कितने? दो नरयुग्मक बनते हैं, दो नरयुग्मक बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या जो भ्रूण कोश में उपस्थित अंडकोश का और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। देखिए दो नरयुग्मक तो बनते हैं, होता क्या इनमें, जो नरयुग्मक दो बनते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तो होता है अंडकोशिका से, जो भ्रूण कोश होता है उसमें एक अंडकोशिका से समेकन कर लेता है, और जो बचा दूसरा वाला नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन कर लेता है। अब बात आती है इनमें समेकन करके फिर बनता क्या क्या है, तो देखिए वो भी हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। देखिए अगर इसमें मान लें कि पहला नरयुग्मक अंडकोशिका यानी अंडकोशिका यन होती है, ठीक है, हैप्लॉइड होती है, उससे समेकन करता है जिससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, यानी कि जायगोट। क्या बनता है स्टूडेंट? जायगोट बनता है। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जायगोट बनता है, और इसे ही ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सत्य निषेचन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे अंडकोशिका के साथ एक नरयुग्मक समेकन करता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन। सत्य निषेचन में अगर आप इतनी परिभाषा लिख देंगे तो बिल्कुल सही होगी। अब बात आती है सत्य निषेचन तो हो गया, फिर असत्य निषेचन क्या होगा? अब देखिए दोहरा नरयुग्मक, जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो क्या करता है? द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। और देखिए नरयुग्मक था वो तो हैप्लॉइड था यानी कि यन था, और द्विध्रुवीय केंद्रक तो 2n होते हैं, 2n होते हैं। अब जब इनसे समेकन किया तो भ्रूण पोष बनता है। क्या स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर है पोष, और यहाँ पर क्या था? कोष था। कोष नहीं, यहाँ पर पोष है। पोष कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन आता है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है त्रिगुणित। कितनी होती है? त्रिगुणित, यानी कि 3n होती है। और इस क्रिया को त्रिसमेकन भी कहते हैं और इसे असत्य निषेचन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है XY गुणसूत्र द्वारा। मेन बात करें वैसे होता तो है एक्स और एक्स बाई गुणसूत्र द्वारा होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक्स तो फीमेल में होता है और एक्स बाई होते हैं नर में, और ये होता है मादा में। ठीक है, तो एक्स बाई और एक्स गुणसूत्र द्वारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आपकी परागण पर कोई क्वेश्चन आता तो यहां से इस डायग्राम से मैं आपका छूटने नहीं दूंगा। कोई भी परागण से एक्स वाई जेड कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना ले, इससे बाहर नहीं बना सकता है। मैं बस आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, यहां पर आपको वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखिए परागण क्या होता है, पहले परागण की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए परागण क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन आता है कि परागण ही क्या है। कभी कभी परिभाषा पूछ देता है आपसे कि परागण की परिभाषा दीजिए, परागण क्या है, परागण क्रिया क्या होती है। तो आपको लिखना होगा पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। फिर समझिए कि अगर कोई मान लीजिए पराग कोश ए वाला है, इससे क्या होगा, पराग कण जो निकलेंगे वो वर्तिकाग्र पर, ए पुष्प का कोई वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है, इस पर जब पहुंच जाएंगे इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इससे निकलकर इस पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब बात आती है परागण होता कितने प्रकार का। परागण 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, और परागण मतलब स्वयं परागण, और पर मतलब होता है दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। अब बात आती है स्वपरागण। स्वपरागण की परिभाषा क्या होती है कि स्वपरागण की परिभाषा होती है, मान लीजिए एक कोई पुष्प है, ठीक है, एक कोई पुष्प हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ये हमारा पुष्प है, नीचे डंठल है, इसी में होता है परागकोश, ठीक है, परागकोश से परागकण निकले और इसी में जो होगा वर्तिकाग्र इसी पुष्प के इसी के ऊपर गिर जाएंगे। यहां मान लीजिए, समझिए परिभाषा पहले आप समझिए, किसी परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही परागण कहलाता है, और इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये अपने के स्वयं के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इन्हें यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ा, स्वयं निकले और उससे परागकोश स्फुटित हुआ और वो उस पर गिर गए वर्तिकाग्र पर, किसी ने लाया तो है नहीं, तो इसे क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण, यानी कि स्वयं आ गए। अब आती है परपरागण। परपरागण मतलब अगर भाई परपरागण होगा तो इस पुष्प के परागकश हैं, इस पुष्प के परागकोश से निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, परागकण होंगे, तो इनको ले जाने में कोई मदद करेगा। भाई परपरागण होगा तो कोई मदद जरूर करेगा। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो वायु भी हो सकती है, वो जंतु भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, वो कृत्रिम मानव द्वारा भी हो सकता है, और आजकल सबसे अगर कल्चरल में देखा जाए तो मानव द्वारा ही परागण कराया जा रहा है, कृत्रिम परागण। देखिए अगर हम बात करें परपरागण तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी परागकोश के पराग कणों का निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही क्रिया परपरागण कहलाती है। अब परपरागण के भी प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है वायु परागण क्या होता है, तो इसमें आप लिखेंगे वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण, जंतु द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण, और मानव द्वारा कराए जाने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। अब बात आती जल, भाई सारे क्वेश्चंस हैं इनके, अगर हम इनके एग्जाम्पल देख लें तो अच्छी बात होगी ना, तो हम इनके एग्जाम्पल। अब बात आती है कि वायु परागण होता किसमें है, तो आपने अपने यहाँ पर गेहूं तो अवश्य ही देखा होगा, गेहूं, और आपने मक्का भी देखी होगी। कि आपने देखा है मक्का और गेहूं के परागकण कितने हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। आपने देखा जो मक्का होता है उसमें बहुत ऊपर जो लगे होते हैं, ठीक है, अब वो कितने हल्के होते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या होता है, वो ऐसे वायु के सहारे से उड़ते हैं। और एक बात समझ लीजिए, क्या आपने उनमें एक तो देखे, हजारों सैकड़ों करोड़ों होते हैं ना। अगर ये बात क्वेश्चन ध्यान रखना कि अगर वायु द्वारा परागण होता है या जंतु द्वारा परागण होता है, इसमें स्वपरागण की अपेक्षा सबसे ज्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत से परागकण नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए, देखिए अगर एक अड़िया आपको बनाना है तो उसमें सिर्फ एक परागकण की आवश्यकता होगी, लेकिन उनमें बनते तो करोड़ों, में जाते कहाँ हैं, वो कहीं एक आधे पहुंच पाते हैं उड़ के वायु में, नहीं तो सब गिर जाते हैं, इधर उधर बेकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन परागकणों के ऊपर क्या होती है, स्पोरोपोलिन नामक एक परत होती है, उसके कारण परागकणों का जल्दी से डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं होते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। अब आती है जंतु परागण। अब देखिए जंतु परागण तो कई प्रकार, इसको हम अभी बताएंगे। अब आता है जल परागण। आपने जल परागण में हाइड्रिला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हाइड्रिया, हाइड्रिया, ये तो जल परागण इसमें होता है। आपने एक पढ़ा होगा सिराटोफिल्लम, सिराटोफिल्लम आपने पढ़ा होगा, सिराटोफिल्लम हो गया, हाइड्रिया, इनमें क्या होता है, जल परागण होता है। अब कृत्रिम परागण तो आप सब में करा दीजिए, चाहे इसमें आप कृत्रिम परागण मानव द्वारा, मानव तो कहीं भी जा सकता है, उसकी आप कल्पना मत करिए, कहाँ नहीं जा सकता है, हर जगह जा सकता है। अब बात आती है जंतु परागण की। जंतु परागण कैसे कैसे हो सकता है, तो देखिए जंतु परागण अब वाई कीट के द्वारा हो सकता है, पक्षी के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ द्वारा भी हो सकता है, घोंघा द्वारा भी हो सकता है, गिलहरी और हाथी के द्वारा भी हो सकता है। हाथी द्वारा भी परागण होता है, जो इतना भारी होता है उसके द्वारा भी परागण होता है।
पहले बात कर लेते हैं कीट द्वारा परागण किस में होता है। देखिए, अगर कीट द्वारा परागण की एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपने एक सैल्विया नामक प्लांट सुना होगा। सैल्विया, सैल्विया में होता है कीट परागण। आपने मटर सुना होगा, मटर, जो जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किया थे। आपने अंजीर सुना होगा, अंजीर। एक क्वेश्चन आता है अंजीर में परागण, कीट परागण किसके द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आता है कि अंजीर में होता तो कीट परागण है, लेकिन वो किसके द्वारा होता है। तो अगर अंजीर की हम बात करें तो अंजीर में जो कीट परागण होता है वो बर्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा स्टूडेंट? बर्र के द्वारा होता है। जो अंजीर में कीट परागण होता है वो बर्र के द्वारा। अगर हम बात करें पक्षी परागण तो आपने सेमल एक प्लांट सुना होगा। किसका? कौन सा? सेमल। सेमल प्लांट में जो होता है पक्षी द्वारा परागण होता है। और आप इसमें लिख सकते हैं बिग्नोनिया। अगर हम घोंगा द्वारा बात करें तो घोंगा द्वारा आपने सुना होगा जमीकंद। जमीकंद हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर अलग अलग नाम से इनको जानते हो। सर्पपादप होता है एक, सर्पपादप। जमीकंद हो गया और सर्पपादप हो गया, इनमें घोंगा द्वारा परागण होता है। अब अगर बात आती है चमगादड़ द्वारा किसमें परागण होता है तो आपने एक प्लांट सुना होगा कचनार, नाम तो सुना ही होगा, कचनार, कचनार का। और एक कदम्ब का। और कदम्ब का तो इतना फेमस है कि एक बार ऑब्जेक्टिव में यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि कदम्ब द्वारा परागण, कदम्ब में किसके द्वारा परागण होता है, तो उसमें ऑप्शन एक था चमगादड़ द्वारा। बात आती है गिलहरी द्वारा भी परागण होता है भाई। नहसुत, नहसुत का आपने पेड़ सुना होगा, नहसुत। हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता हो, तो आप गूगल पर सर्च करके आप इनका वैज्ञानिक नाम निकाल लेना और आप प्लांट भी देख सकते हैं। अगर हाथी की बात आए तो यहाँ पर एक प्लांट आता है जिसका नाम है रेफलेसिया। रेफलिसिया, रेफलेसिया होता है। सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफलेसिया का होता है, ठीक है। रेफलेसिया में हाथी परागण होता है। क्वेश्चन बहुत बार आया बोर्ड एग्जाम के अंदर कि हाथी परागण किसके द्वारा, किसमें होता है ज़्यादातर। तो अगर और क्वेश्चन आता है कि रेफलेसिया में किसके द्वारा परागण होता है तो वहाँ पर दोनों में ऑप्शन होगा हाथी, रेफलेसिया। अगर पूछता तो हाथी और हाथी पूछता तो रेफलेसिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं अंतःपात्र निषेचन। देखिए हमने क्यों लिखा है तीनों भाषाओं में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि IVF क्या है, कभी कभी इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा है, इसको हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में, और आपको दे देंगे, हिंदी में लिखकर आपको दे देंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय क्या पढ़ा था हमने, तो वहाँ पर मैंने इसीलिए आपको बताया। और कभी कभी हिंदी में आपको लिख के देते हैं अंतःपात्र निषेचन। आपने अभी तो इन विट्रो या IVF पढ़ रखा हो, अंतःपात्र दे दिया, आप कंफ्यूज, मर गए, क्वेश्चन छोड़ के आ गए। तो आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आंसर आपको अटेंड करके और क्वेश्चन को करके आना है। अब हम बात कर लेते हैं यह तकनीक है क्या। देखिए आप पढ़िएगा, यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है। तकनीक जो होती है उन महिलाओं में सहायक होती है जिनमें क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो रहा होता है। गर्भधारण यानी कि नहीं कर पाती हैं। होता क्या है, इसमें उनके अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं। उनके अंडाणु जो होते हैं, उनके ओवम को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और पति के स्पर्म यानी कि शुक्राणु से क्या करते हैं, निषेचन करा देते हैं। कहाँ पर? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में पति के शुक्राणु के साथ निषेचन, मान लीजिए एक अंडा यहाँ पर शुक्राणु था, इससे इसका निषेचन करा दिया। कहाँ पर? अंतःपात्र निषेचन, यानी कि कहाँ करा दिया, बाहर करा दिया कहीं, ठीक है, प्रयोगशालाओं में। तो यहाँ इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है। इसके बाद होता है क्या, 32 कोष की अवस्था। 32 कोष की अवस्था में क्या होता है, अंडे को माता के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, रोपण कर देते हैं। जो अंडा होता है उसको 32 कोष की अवस्था में क्या करते थे, माता का जो गर्भाशय होता है उसमें क्या कर देते हैं, रोपण कर दिया जाता है। और ये जो माता होती है वो सामान्य से उसको जन्म देती है। और इस तकनीक को IVF कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभाविता का नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, प्रभाविता का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम। हम आपको तीनों नियम पढ़ाएंगे क्योंकि तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके तो तीनों नियम ही आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए होता है क्या, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, मान लीजिए एक था लंबा, शुद्ध लंबा था, और एक था शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, या आप इसको स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें जब संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो लक्षण अपने इस नियम को क्या कहते, देखिए फिर समझ लीजिए, जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाते हैं, जो अपने प्रभाव F1 पीढ़ी में दिखा पाते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को प्रभाविता का नियम
तो कहते हैं देखिए जब इनमें संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो होता क्या, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे आप चेकर बोर्ड से भी बना सकते हैं। देखिए हम इसको आपको अच्छे तरीके से अगले वीडियो में समझाएंगे। इस पे हम बहुत बड़ा टॉपिक, एक अच्छा वीडियो इसी टॉपिक पर ले आएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और मेंडल के तीनों नियम। ये आपको पढ़ के और देख कर वीडियो जाना, क्योंकि मेंडल के अगर नियम आपने तीनों देख लिए तो 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। अगर आप 10 मिनट का वीडियो देखा तो 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं आपको वहां पर एक दो नहीं 4 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाते थे उन्हें तो प्रभावी लक्षण, लेकिन मेंडल ने कहा था कि F1 पीढ़ी में सभी संकर बनते हैं और सभी लंबे ही बनते हैं एक तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके आपको बता देना कि किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो अच्छा से चाहिए। वैसे हम तो अपनी वीडियो बनाएंगे, आपकी तैयारी कराएंगे ही, और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। आई होप ये क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम। हम आप लोगों को एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।